Zero to Hero with the Self Study Channel. हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी चैनल के तोड़-फोड़ जोन में। यहाँ हम MHT CET के सबसे टफ कॉन्सेप्ट्स को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और एकदम मक्खन जैसा सिंपल बना देते हैं। तो आज हम तैयार हैं एक नए चैप्टर की तोड़-फोड़ करने के लिए। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो भाई आज का हमारा शिकार है रे ऑप्टिक्स और उसका पार्ट 1 रिफ्लेक्शन। दोस्तों ये चैप्टर MHT CET के सबसे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक है। मतलब यहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं पक्का। इसीलिए हम इसको इतना जबरदस्त तरीके से मास्टर करेंगे ना कि एग्जाम में इसका कोई भी क्वेश्चन हमसे बच के जा ही नहीं पाएगा। लेट्स डू दिस। ओके, सो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम मिरर्स के खेल से स्टार्ट करके प्लेन और स्पेरिकल मिरर्स के रूल समझेंगे। फिर आएगा असली मजा MCQ डीप डाइव। हम कॉमन एग्जाम ट्रैप से भी बचना सीखेंगे और एंड में आपको मिलेगी एक फाइनल फॉर्मूला चीट शीट। एकदम सॉलिड रोड मैप है फ्रॉम जीरो टू हीरो। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, प्लेन मिरर्स यानी हमारी इमेज फैक्ट्री। और यहां का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पेट क्वेश्चन है कि दो प्लेन मिरर्स के बीच में कितनी इमेजेस बनती हैं। ये MHT CET का फेवरेट क्वेश्चन है, गारंटीड एग्जाम में दिखेगा। तो चलो इसकी फैक्ट्री का हर एक पुर्जा समझ लेते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का एक सिंपल सा एल्गोरिदम है। बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले n निकालो जो है 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय द एंगल थीटा। सिंपल। स्टेप 2, अब चेक करो, अगर n एक इवन नंबर है जैसे 2, 4 या 6 तो बिना सोचे समझे नंबर ऑफ इमेजेस यानी n होगा n-1 हमेशा। स्टेप 3, लेकिन अगर n एक ऑड नंबर है जैसे 3, 5, 7 तो यहां एक ट्विस्ट है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है यानी बिल्कुल बीच में तो n होगा n-1, पर अगर एसिमेट्रिकली यानी थोड़ा साइड में रखा है तो n होगा पूरा का पूरा n। स्टेप 4, और अगर n डेसिमल में आ गया जैसे 7.2 तो राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट उठाना है यानी 7। सिंपल है ना? प्लेन मिरर्स के बाद अब थोड़ा लेवल अप करते हैं स्फेरिकल मिरर्स पर। यहां पर सारा का सारा खेल एक चीज पर टिका है और वो है साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन आ गया ना तो समझो आधा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। यहां एक छोटी सी प्लस माइनस की गलती और आपका आंसर गया। तो चलो इस रूल को दिमाग में फिट कर लेते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक नंबर लाइन। सोचो, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है यानी पोल, उसको मान लो 0। सिंपल। रूल नंबर 2, आदत डाल लो कि लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट ट्रैवल करेगी। अब पोल के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस नापोगे वो होगा नेगेटिव और पोल के राइट में जो भी नापोगे वो होगा पॉजिटिव, बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरह। ये रूल नॉन नेगोशिएबल है, इसको फॉलो किया तो लाइफ सेट है। और ये रहा आपके लिए एक गोल्डन निमोनिक, एक जादुई मंत्र। साइन कन्वेंशन में सबसे बड़ी गलती फोकल लेंथ में ही होती है। तो याद रखो, कॉनकेव साउंड करता है केव जैसा यानी गुफा। गुफा अंदर की तरफ होती है, इसलिए इसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। और कॉन्वेक्स बाहर की तरफ निकला हुआ तो इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। इसको रट लो, कभी गलती नहीं होगी। और अब पेश है इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र, द मिरर फॉर्मूला। 1/f = 1/v + 1/u, जहां u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v है इमेज का डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। साथ में ये भी याद रखो कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर r की आधी होती है यानी f = r/2। ये एक फॉर्मूला आपके स्फेरिकल मिरर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा। दिस इज द मास्टर की। चलो, थियोरी काफी हो गई, अब टाइम है एक्शन का। अब हम MHT CET के कुछ फेवरेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर आपको कहां फंसाने की कोशिश करता है। फुल एनर्जी के साथ लेट्स अटैक दीज प्रॉब्लम्स। ओके, देखो पहला सवाल। दो मिरर्स के बीच एंगल है 40 डिग्री। स्टेप 1, n निकालो। 360/40 ये आया 9। अब 9 क्या है? एक ऑड इंटीजर, और जब n ऑड होता है तो क्या होता है? गेम में ट्विस्ट आता है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं दी है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है तो इमेजेस बनेंगी n-1 यानी 8, और अगर एसिमेट्रिकली रखा है तो इमेजेस बनेंगी पूरी n यानी 9। इसलिए हमें दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ेंगी और इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। मिनोमिक याद है, इवन इज इवन, ऑड इज एन ऑप्शन। ये क्लासिक ट्रैप है। सवाल में दिया है एक कॉनकेव मिरर, R है 40 सेंटीमीटर, शेविंग के लिए यूज होता है और डबल साइज की इमेज बनाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स शेविंग मिरर पढ़ते ही सोचते हैं कि वर्चुअल इमेज बनेगी,
m=+2 लेके सॉल्व करते हैं और 10 सेंटीमीटर आंसर निकाल के खुश हो जाते हैं। लेकिन रुको, कॉनकेव मिरर डबल साइज की रियल इमेज m=-2 भी तो बना सकता है। देखो, r है -40 सेंटीमीटर, तो f हुआ -20 सेंटीमीटर। जब हमने m=+2 लेके सॉल्व किया, u आया -10 सेंटीमीटर, और जब हमने m=-2 लेके सॉल्व किया, u आया -30 सेंटीमीटर। मतलब दोनों डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है D, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। एग्जामिनर ने जाल बिछाया और हमने उसको पकड़ लिया। ये एक प्योर कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिफेक्ट यानी एब्रेशन स्फेरिकल मिरर्स में नहीं होता। देखो, कॉमा, डिस्टॉर्शन, स्फेरिकल एब्रेशन ये सब मिरर के शेप की वजह से होते हैं। पर क्रोमैटिक एब्रेशन क्या है? क्रोमा का मतलब होता है कलर। ये तब होता है जब लाइट अपने कलर्स में टूट जाती है, जैसे प्रिज्म में। और लाइट टूटती कब है? रिफ्रैक्शन में, जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है। मिरर्स तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका मीडियम से कोई लेना देना ही नहीं है, और रिफ्लेक्शन का लॉस अभी कलर्स के लिए सेम है, इसलिए मिरर्स में कभी भी क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं हो सकता। सिंपल कॉन्सेप्ट, इजी मार्क्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। बच के रहना, सिर्फ फॉर्मूला जानना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि एग्जामिनर आपको कहां फंसाएगा। ये आसान मार्क्स हैं जो हमें गलती से भी नहीं खोने हैं। तो चलो इन ट्रैप्स को पहचानते हैं और उनसे बचने का तरीका सीखते हैं। पहला ट्रैप, द शेविंग मिरर अजम्पशन। हमने अभी एमसीक्यू में देखा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज लिखा है तो हमेशा दोनों केसेस चेक करो, रियल भी और वर्चुअल भी। दूसरा ट्रैप, द इंटीग्रल पार्ट ट्रैप। अगर n की वैल्यू 7.2 आती है तो आंसर 7 होगा, 8 नहीं। राउंड अप करने की गलती मत करना। और तीसरा सबसे कॉमन ट्रैप, फोकल लेंथ साइन रिवर्सल। एग्जाम के प्रेशर में पॉजिटिव नेगेटिव की गलती हो जाती है, अपने दिमाग में फिट कर लो, कॉनकेव इज नेगेटिव, कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। इसको भूलना मतलब आते हुए क्वेश्चन को गलत करना। चलो दोस्तों, अब टाइम है सब कुछ समेटने का। यह है आपकी फाइनल चीट शीट। एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम हॉल में घुसने से ठीक पहले एक क्विक रिवीजन के लिए यह स्लाइड परफेक्ट है। इसमें इस पूरे टॉपिक का सार है। जल्दी से रिकैप करते हैं। मल्टीपल इमेजेस के लिए n = 360 बाय थीटा और उसके इवन ऑड के रूल्स याद रखना। हमारा मास्टर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। याद रखो f = r/2 और मैग्निफिकेशन m = -v/u। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्फेरिकल एबरेशन को ठीक करने के लिए हम पैराबोलिक मिरर्स यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, मिरर्स में क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। तो ये था हमारा रे ऑप्टिक्स पार्ट 1 का तोड़ फोड़ सेशन। अगर आपको इस एक्सप्लेनर में मजा आया और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए तो फटाफट इसे लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो MHCT CET की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आपकी बारी। आपको अगला तोड़फोड़ सेशन किस चैप्टर पे चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? जो भी चैप्टर आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है नीचे कमेंट्स में लिख दो। जिस चैप्टर के सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे हमारा अगला एक्सप्लेनर उसी पर होगा। सो गेट कमेंटिंग। और एक आखिरी बात, इस पूरे सेशन के डिटेल्ड PDF नोट्स और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। डाउनलोड करो, रिवाइज करो और MHT CET में फोड़ दो। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हेलो 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 मेरे फ्यूचर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द तोड़फोड़ सीरीज। आज हम लोग एक स्पेशल मिशन पर हैं। मिशन है MHT CET फिजिक्स के एक आतंक मचाने वाले चैप्टर को तोड़ना फोड़ना। और टारगेट क्या है? टारगेट है रे ऑप्टिक्स पार्ट 2, रिफ्रैक्शन। तो चलो फटाफट अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि अब हम फिजिक्स की हर मुश्किल को एकदम मक्खन बनाने वाले हैं। लेट्स डू दिस। ओके, अब एक सवाल, सच सच बताना, क्या ये जो रिफ्रैक्शन है ना, मतलब लाइट का मुड़ना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है MHT CET फिजिक्स में? आई नो, इसमें इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, इतने सारे स्पेशल केसेस हैं कि एग्जामिनर तो बस मौका ढूंढता है कि कब तुमको ट्रैप में फंसाए। बट यू नो व्हाट, टेंशन नहीं लेने का। आज के इस सेशन के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं इस दुश्मन से लड़ने के सारे सीक्रेट वेपन्स तुम्हारे हाथ में होंगे। वी आर गोइंग टू एब्सोल्युटली मास्टर दिस। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, किसी भी फाइट से पहले हथियार तैयार होने चाहिए, राइट? तो इस सेक्शन में हम लोग अपना फिजिक्स टूल किट रेडी करेंगे, उसको रिफ्रैक्शन के सबसे पावरफुल वेपन से लोड करेंगे। सो पे क्लोज अटेंशन, क्योंकि हर एक फॉर्मूला एक नया वेपन है तुम्हारे लिए। ओके, सो सबसे पहला और सबसे बेसिक वेपन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल भाषा में समझो, ये लाइट के लिए ना एक ट्रैफिक पुलिस या स्पीड चेकर जैसा है। जैसे ही लाइट वैक्यूम मतलब खाली स्पेस से किसी मीडियम में घुसती है, जैसे पानी या ग्लास, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो n बस हमको ये बताता है कि स्पीड कितने फैक्टर से कम हुई। फॉर्मूला एकदम सिंपल,
n इज इक्वल टू c बाय v, यानी स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। और एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा n होगा मीडियम उतना ही ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं उसको, और लाइट बेचारी उतनी ही धीरे धीरे चलेगी। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट्स जस्ट अ नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम एक सुपर फास्ट बाइक चला रहे हो एकदम खाली हाईवे पे। ये है मीडियम 1, फुल स्पीड है V1। अब अचानक तुम एक ऐसी रोड पे आ गए जहां बहुत ट्रैफिक है। ये है मीडियम 2। ऑब्वियसली तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, राइट? स्पीड हो गई V2। और जब स्पीड कम होगी तो तुम्हारे टायर के रोटेशंस यानी वेवलेंथ वो भी तो चेंज होगा। बस यही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो मीडियम्स को कंपेयर करता है। ये जो 1 and 2 लिखा है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसका फॉर्मूला भी एकदम लॉजिकल है, n2 by n1। और क्योंकि n और v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाता है v1 by v2, और v और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाता है लैम्डा 1 by लैम्डा 2। सिंपल रिलेशन है, बस याद रखना। गाइज, इस स्लाइड पे ना जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और MHCT वालों का फेवरेट ट्रैप है ये। दिमाग में एकदम प्रिंट कर लो इसको। जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है ना, उसकी स्पीड बदलती है, अ बिग यस। उसका वेवलेंथ बदलता है, अ बिग यस। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नेवर। फ्रीक्वेंसी उसकी DNA है, उसकी पहचान है, वो कभी नहीं बदलती। और क्योंकि लाइट का कलर उसकी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है तो कलर भी चेंज नहीं होता। एग्जामिनर पूछेगा फ्रीक्वेंसी का क्या हुआ, और तुम कॉन्फिडेंस से बोलोगे कुछ नहीं हुआ, इट्स कांस्टेंट। ओके, अब मिलो इस चैप्टर के बिग बॉस से, स्नेल्स लॉ। ये वो मास्टर फॉर्मूला है जो डिसाइड करता है कि लाइट कितना बेंड होगी। फॉर्मूला तो सिंपल है, n1 sin I इक्वल्स n2 sin R। बट फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका प्रैक्टिकल मतलब। एक सिंपल रूल याद कर लो, एक मंत्र। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब कम n से ज्यादा n वाले मीडियम में, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। सोचो, भीड़ में जा रहे हो तो झुक के चलते हो ना, सेम थिंग। और इसका उल्टा, जब डेंसर से रेयर जाती है, मतलब पानी से हवा में, तो वो नॉर्मल से दूर भागती है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अटेंशन, रेड अलर्ट, ये है सबसे बड़ा ट्रैप जोन। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहीं होती हैं, रियल वर्सेस एपरेंट डेप्थ। इसमें सब कुछ डिपेंड करता है एक सवाल पर, देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर कहां है। लेट्स सी केस 1। ऑब्जर्वर हवा में है, यानी रेयर मीडियम में। तुम पूल के बाहर खड़े हो और अंदर पड़े कॉइन को देख रहे हो। तुमको कॉइन थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, राइट? यहां फॉर्मूला सिंपल है, एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय n। इजी। बट केस 2, अब ऑब्जर्वर पानी के अंदर है, यानी डेंसर मीडियम में। मान लो तुम एक मछली हो और बाहर हवा में एक बर्ड को देख रही हो, तो वो बर्ड तुमको उसकी रियल हाइट से और भी ज्यादा ऊपर दिखेगी। यहां फॉर्मूला पलट जाता है, एपरेंट हाइट इज n मल्टीप्लाइड बाय रियल हाइट। इस ऑब्जर्वर मैट्रिक्स को दिमाग में फिट कर लो, डिवीजन कब, मल्टीप्लिकेशन कब। नेक्स्ट अप इज ऑप्टिकल पाथ। नाउ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी सिंपल। सोचो, लाइट ने 5 सेंटीमीटर ग्लास क्रॉस किया और लाइट ने 5 सेंटीमीटर पानी क्रॉस किया। क्या दोनों को सेम टाइम लगेगा? नहीं। तो इनको कंपेयर कैसे करें? दैट्स वेयर ऑप्टिकल पाथ कम्स इन। ये एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, मतलब जितने टाइम में लाइट ने मीडियम में x डिस्टेंस कवर किया, उतने ही टाइम में वो वैक्यूम में कितना ट्रैवल करती। ऑब्वियसली ज्यादा करती, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड फुल है। बस उसी वैक्यूम वाले डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। फॉर्मूला सुपर सिंपल, n टाइम्स द एक्चुअल डिस्टेंस x। इट्स जस्ट अ वे टू ब्रिंग एवरीथिंग टू अ कॉमन ग्राउंड। ओके टीम, थियोरी का टाइम ओवर। अब टाइम है इन सारे वेपन्स को असली बैटलफील्ड पे टेस्ट करने का। हाँ, अब बारी है MHT CET के एक्चुअल MCQs की। इट्स टाइम टू क्रैक द कोड। रेडी हो? चलो, लेट्स स्टार्ट द मिशन। ऑलराइट, हियर्स आवर फर्स्ट MCQ। ध्यान से देखना, ये एक ट्रैप है। क्वेश्चन कहता है अ क्रेन फ्लाइंग 6 meters अबव अ लेक। ठीक है, बट द रियल क्वेश्चन इज इन द सेकंड लाइन। फॉर द फिश, हाउ हाई डज द क्रेन अपीयर? यही है आप सबके लिए सबसे बड़ा क्लू। देख कौन रहा है? इज द क्रेन द ऑब्जर्वर? नो, द फिश इज द ऑब्जर्वर। और फिश कहां है? पानी में, यानी डेंसर मीडियम में। गेम चेंजर है ये पॉइंट। चलो, अब इस ट्रैप को डिसमेंटल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, हमने पहचान लिया कि ऑब्जर्वर द फिश डेंसर मीडियम में है। स्टेप 2, अब सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, द वन विद डिवीजन या द वन विद मल्टीप्लिकेशन? एग्जैक्टली, सिंस द ऑब्जर्वर इज इन द डेंसर मीडियम, हम मल्टीप्लाई करेंगे।
Formula is apparent height equals n times real height. Step 3. Let's put in the values. Apparent height is 4 by 3 multiplied by 6 meters. Step 4. बस अब simple math है. 6 divided by 3 is 2 and 4 times 2 is 8. So the answer is 8 meters. Option C. See, जैसे ही observer को identify किया, question एकदम easy हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है. अब फुल टॉस बॉल, इस पे तो सिक्सर जाना ही चाहिए. सवाल सीधा सीधा बोल रहा है कि ऑप्टिकल पाथ इन फ्लिंट क्लास इज द सेम एज ऑप्टिकल पाथ इन अनदर मीडियम. हमें बस x की वैल्यू फाइंड करनी है. दिस इज अ डायरेक्ट नो नॉनसेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. तो इसको सॉल्व कैसे करें? स्टेप 1, क्वेश्चन ने ही हमें हिंट दे दिया ऑप्टिकल पाथ इज सेम. तो हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली इक्वेट देम. n1x1 इक्वल्स n2x2. स्टेप 2, अब बस वैल्यूज प्लग इन करनी है. 1.6 टाइम्स 3 इक्वल्स 1.25 टाइम्स x. स्टेप 3, 1.6 into 3 is 4.8, so 4.8 equals 1.25 times x. Step 4, to find x, we just divide 4.8 by 1.25. थोड़ी सी calculation है, but you'll get the answer 3.84 centimeter. That's option B. See? Piece of cake. ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है. Why? क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया गया है. एक तरफ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरी तरफ है बेसिक स्पीड डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला. एग्जामिनर इससे तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चेक कर रहा है. हमें बस ये निकालना है कि लाइट को 2 mm मोटे ग्लास को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है. चलो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. पहले देखते हैं आम जिंदगी, यानी ए नॉर्मल लॉन्ग मेथड. स्टेप 1, पहले ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड निकालो. v equals c by n. So 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5. ये हो गया 2 into 10 to the power 8. स्टेप 2, अब यूज करो टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर्स, यानी 2 into 10 to the power -3. इसको स्पीड से डिवाइड करो. सॉल्व करने पर आंसर आएगा 10 पिकोसेकंड्स. ठीक है, आंसर आ गया. बट वेट, अब देखो तोड़फोड़ लाइफ, अ सुपर शॉर्टकट. हमको पता है ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स x, और बेसिक डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड टाइम्स टाइम, यानी c टाइम्स t इन वैक्यूम. जस्ट इक्वेट देम. nx इक्वल्स ct. तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या बना? सिंपल, t इक्वल्स nx डिवाइडेड बाय c. अब इसके वैल्यूज डालो. 1.5 into 2 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8. बूम, एक ही स्टेप में आंसर आ गया 10 पिकोसेकंड्स. यही शॉर्टकट एग्जाम में तुम्हारा प्रेशियस टाइम बचाएगा. ओके, अब आते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन पे. यहां हम एग्जामिनर के दिमाग में घुसेंगे. वी विल फिगर आउट कि वो कौन से कॉमन ट्रैप्स सेट करते हैं स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम उन ट्रैप से बचेंगे कैसे. सो पे अटेंशन, डोंट गेट फूल्ड. Let's look at this statement. ऐसा statement MHTCET के options में आने का full chance है. When light enters water from air, its frequency decreases. सोचो इसके बारे में for a second. Is this true or is this false? What do you think? इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. बड़ा सा गलत लिख लो इस पे. हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, राइट? फ्रीक्वेंसी इज द लाइट वेव्स आधार कार्ड. इट्स आइडेंटिटी. ये मीडियम चेंज होने पर कभी भी चेंज नहीं होती. स्पीड चेंज होगी, हाँ. वेवलेंथ चेंज होगी, हाँ. बट फ्रीक्वेंसी, नॉट अ चांस. नेवर फॉल फॉर दिस ट्रैप. So, let's quickly summarize all the exam traps. Number 1, the observer trap, in apparent depth. हमेशा divide मत कर देना. First check where the observer is. अगर denser medium में है, तो you have to multiply. Number 2, the frequency trap. Frequency is always constant. It never changes. And number 3, the path trap. For any phase or time-related calculations, always use the optical path, which is n times x, not just the geometric path, x. Alright everyone, मिशन का फाइनल फेज. ये है आपका द फाइनल चीट शीट. इस एक स्लाइड में इस पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. योर क्विक रेफरेंस आर्सेनल फॉर लास्ट मिनट रिवीजन. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा. चलो एक लास्ट टाइम मेरे साथ सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो. एब्सोल्यूट इंडेक्स n equals to c by v. Relative index 1 and 2 is equals to n2 by n1. Snell's law n1 sin I is equals to n2 sin r. Optical path n times x. And the most important ones, absolute depth when observer is in rarer medium a equals to r by n, and apparent height when observer is in denser medium a equals to n times r. Perfect. इसको अपने नोट्स में लिख लो.
एंड दैट्स अ रैप ऑन आवर टॉटफॉर्ड सेशन फॉर रिफ्रैक्शन। आई रियली होप कि अब आपको इस चैप्टर से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर आपको इस सेशन में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस एक्सप्लेनर को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉटफॉर्ड सेशन आपको किस चैप्टर या सब्जेक्ट पर चाहिए। और इन वन लास्ट थिंग बिफोर यू गो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। वहां पर आपके लिए इस पूरे चैप्टर के फ्री पीडीएफ नोट्स और सारा स्टडी मटेरियल का लिंक है। सो गो डाउनलोड इट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। चलो अब तैयारी में लग जाओ, पढ़ाई करते रहें एंड ऑल द वेरी। हे एवरीवन एंड वेलकम टू द टॉटफॉर्ड जोन। मैं हूं आपका फिजिक्स दोस्त और आज हम रे ऑप्टिक्स पार्ट 3 में घुसने वाले हैं। और टॉपिक क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी हां, वही TIR जिससे MHT-CT में सबको डर लगता है। बट डोंट वरी, आज हम इसे मिलकर तोड़ने फोड़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल और सच सच बताना, क्या आपको MHT-CT में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR से डर लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो टेंशन बिल्कुल मत लो। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आज इस एक्सप्लेनर के एंड तक TIR आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा फॉर श्योर। देखो, टीआर का पूरा खेलना बस 2 सिंपल रूल्स पर चलता है। अगर आपने ये 2 नियम, ये 2 शर्तें समझ ली तो इस गेम में आप कभी हार ही नहीं सकते। तो चलिए सेक्शन 1 में इन कोर कंडीशंस को आसानी से समझते हैं। ओके, तो इन 2 कंडीशंस को ना एक फन तरीके से याद रखते हैं। इमेजिन करो कि लाइट एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रही है। कंडीशन नंबर 1, लाइट को हमेशा VIP लाउंज यानी डेंसर मीडियम से कॉमन एरिया यानी रेयरर मीडियम में जाना पड़ेगा, उल्टा पॉसिबल नहीं है। और कंडीशन नंबर 2, पार्टी के गेट पर एक बाउंसर खड़ा है जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। आपका जो एंट्री का एंगल है I, उस बाउंसर के एंगल IC से बड़ा होना चाहिए, तभी एंट्री मिलेगी, यानी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सिंपल है ना? चलो भाई, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द क्रिटिकल एंगल यानी IC। सीरियसली, अगर आपने इसको क्रैक कर लिया, इसको मास्टर कर लिया, तो TIR के 90% न्यूमेरिकल्स आपके कंट्रोल में होंगे। तो इस सेक्शन पर फुल फोकस, ओके? तो सवाल उठता है कि ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आया कहां से? ये आया है हमारे बहुत पुराने दोस्त स्नेल्स लॉ से। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, N1 sin I इज इक्वल्स टू N2 sin R। यहां N1 है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 है रेयरर मीडियम का, IC है स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं इसमें स्पेशल क्या है। क्रिटिकल एंगल वो मैजिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए लाइट रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट होकर आगे वाले मीडियम में जाकर दोनों मीडियम की बाउंड्री पर लेट जाती है। इट ग्रेजेस द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बन जाता है एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, और हम सब जानते हैं साइन ऑफ 90 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1। बस यही है पूरे गेम का टर्निंग पॉइंट। तो जैसे ही हम पिछली इक्वेशन में साइन R की जगह 1 डालते हैं, हमें मिल जाता है हमारा मास्टर फॉर्मूला, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल साइन IC इज इक्वल टू N ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय N ऑफ डेंसर मीडियम। एक चीज हमेशा याद रखना, N रेयरर हमेशा N डेंसर से छोटा होता है, इसलिए ये रेशो हमेशा 1 से कम आएगा। यही इसको चेक करने का बेस्ट तरीका है, हमेशा छोटा n ऊपर, बड़ा n नीचे। अब देखो MHT-CET के लिए एक सुपर शॉर्टकट। 90% से ज्यादा सवालों में रेयरर मीडियम क्या होता है? हवा, एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मानते हैं। तो हमारा मास्टर फॉर्मूला और भी सिंपल हो जाता है, साइन IC इज इक्वल टू 1/n। यहां n डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको तो बस दिमाग में प्रिंट कर लो। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ना ये 2 वैल्यूज अपने फोन नंबर की तरह याद कर लो। ग्लास का क्रिटिकल एंगल एयर के साथ होता है अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्रीज, और पानी का, वाटर का, होता है अप्रॉक्सीमेटली 48.5 डिग्रीज। बिलीव मी, ये आपको कैलकुलेशन में कई प्रेशियस सेकंड्स बचाएगा। चलो, अब तक हमने सारी थ्योरी समझ ली, लेकिन MHT-CET में ना इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारी डे टू डे लाइफ में कहां-कहां अपना जादू दिखाता है। ये सब TIR की पावर है। आपका जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो ऑप्टिकल फाइबर से चलता है, जिसमें डेटा TIR के वजह से ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी लॉस के साथ ट्रैवल करता है। पेरिस्कोप और बिनोक्यूलर्स में आईना नहीं, प्रिज्म यूज होता है, क्योंकि TIR से 100% परफेक्ट रिफ्लेक्शन मिलता है। और हाँ, हीरे की वो चमक और गर्मियों में सड़क पर दिखने वाला पानी यानी मिराज, ये सब TIR के ही कमाल है। ओके,
थियोरी हो गई, एप्लीकेशंस भी हो गए, अब है असली एक्शन का टाइम। वेलकम टू द लाइव एग्जाम टेक डाउन। हम MHT CET लेवल के रियल क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अपने नॉलेज को आखिर अप्लाई कैसे करना है। रेडी हो? लेट्स डू दिस। ये रहा हमारा पहला सवाल। एक बीकर है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर और वो लिक्विड से भरा है। उसके बिल्कुल नीचे एक बल्ब रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब जस्ट विजिबल है, बस दिख ही रहा है जब हम बिल्कुल किनारे से देखते हैं। तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सोचो इसको कैसे अप्रोच करोगे। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। स्टेप 1, जैसे ही क्वेश्चन में आप जस्ट विजिबल वर्ड देखो, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, I = IC। स्टेप 2, अब ज्योमेट्री लगाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर और बेस होगा रेडियस, डायमीटर का आधा यानी 3 सेंटीमीटर। तो tan IC क्या हुआ? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 3/4। स्टेप 3, अगर tan थीटा 3/4 है तो ये हमारा फेमस 3-4-5 वाला ट्राइंगल है। इसमें sin थीटा होता है 3/5, तो sin IC की वैल्यू आ गई 3/5। स्टेप 4, बस अब हमारा एयर शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करो, n = 1/sin IC यानी 1/3/5 जो बन गया 5/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सवाल यह है कि इसको एग्जाम में 10 सेकंड में कैसे करें। जैसे आपने साइड्स 3 और 4 देखी, आपके दिमाग में 3, 4, 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट फ्लैश होना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज 5 है, साइन क्या होता है? ऑपोजिट, जो कि रेडियस है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5। तो साइन हुआ 3/5। n निकालने के लिए इसको बस उल्टा कर दो, 5/3। खत्म। एग्जाम में बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्लासिक कंसेप्चुअल ट्रैप है। ये टेस्ट करता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रट्टा मारा है या दिल से समझा है। हमें बताना है कि इन चारों में से TIR किसमें स्ट्रिक्टली होता है? मिराज, रेनबो, ऑप्टिकल फाइबर और डायमंड। ध्यान से सोचना, इसमें एक बहुत कॉमन गलती छुपी हुई है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। मिराज, यस, इसमें TIR ही होता है। ऑप्टिकल फाइबर, हाँ, ये तो TIR पर ही चलती है। डायमंड की चमक, यस, इसका कारण भी TIR है। अब आते हैं रेनबो पर। यहां ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। रेनबो में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। सोचो अगर वाटर ड्रॉप के अंदर TIR हो जाता तो लाइट कभी बाहर ही नहीं आती और आपको रेनबो दिखता ही नहीं। इसीलिए रेनबो इस लिस्ट से बाहर है। करेक्ट आंसर हुआ P, R and S यानी कि ऑप्शन सी। तीसरा और आखिरी MCQ जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बेस्ड है। सवाल है कि पेरिस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में हम नॉर्मल आईने की जगह राइट एंगल्ड प्रिज्म क्यों यूज करते हैं? ऐसा क्या एडवांटेज है प्रिज्म में? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो और सोचो। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल है। देखो, जब लाइट एक नॉर्मल मिरर से टकराती है तो उसकी सिल्वर कोटिंग थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे इमेज की ब्राइटनेस, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन जब हम 45, 90, 45 डिग्री वाला प्रिज्म यूज करते हैं तो लाइट उसके अंदर 45 डिग्री पर टकराती है और ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है? याद है, अराउंड 42 डिग्रीज। क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से बड़ा है, यहां 100% टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं। इसलिए हमें एकदम ब्राइट और क्रिस्टल क्लियर इमेज मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। चलो अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। अब मैं आपको एग्जामिनर के 3 सबसे बड़े जाल यानी टॉप 3 एग्जाम ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि उनसे बचना कैसे है। दुश्मन की चाल को पहले ही समझ लो। पहला और सबसे कॉमन ट्रैप है द रेनबो इल्यूजन। एग्जामिनर आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा कि रेनबो TIR से बनता है। इसका फिक्स क्या है? अपने दिमाग में बिठा लो, रेनबो में नॉर्मल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर TIR हो गया तो लाइट पानी की बूंद में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और हमें कुछ नहीं दिखेगा। दूसरा ट्रैप, फॉर्मूला को उल्टा लिख देना। एग्जाम के प्रेशर में स्टूडेंट्स अक्सर sin x = n डेंसर अपॉन n रेयर लिख देते हैं, जो गलत है। इसका फिक्स सिंपल है। मैथ्स का बेसिक रूल याद रखो, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो फॉर्मूला हमेशा छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होगा। स्मॉल n डिवाइडेड बाय बिग N हमेशा। और तीसरा सबसे बड़ा ट्रैप, द फैंटम क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एयर से ग्लास में जाने वाले लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल बताओ। इसका फिक्स क्या है? द आंसर इज इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई एंगल होता ही नहीं है। TIR की पहली और सबसे जरूरी कंडीशन ही यह है कि लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में जाना पड़ेगा,
ये एक ट्रिक क्वेश्चन है जिसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। तो चलो एक फाइनल रैपिड फायर समरी करते हैं। टीआईआर की दो कंडीशंस, डेंसर से रेयरर और आई ग्रेटर देन आईसी। मास्टर फॉर्मूला साइन आईसी इक्वल्स एन रेयरर अपॉन एन डेंसर। एयर का शॉर्टकट साइन आईसी इक्वल्स 1/n। इंपॉर्टेंट वैल्यूज ग्लास के लिए 42 डिग्रीज, वाटर के लिए 48.5 डिग्रीज। मेन एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर्स, और सबसे बड़ा ट्रैप रेनबो में टीआईआर नहीं होता। तो ये था हमारा टीआईआर का तोड़-फोड़ एक्सप्लेनर। आई रियली होप कि अब आपको इस टॉपिक से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि अगला एक्सप्लेनर आपको किस चैप्टर पर चाहिए। और हाँ, इसके पीडीएफ नोट्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप शाइन। हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका रिऑप्टिक्स के तोड़फोड़ जोन में। यह है इस चैप्टर का पार्ट 4 और आज हम लोग फ्लैट सर्फेसेस को बाय बाय बोलकर डाइव करने वाले हैं इनटू द वर्ल्ड ऑफ कर्व्ड सर्फेसेस। हाँ, मतलब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस और द वन एंड ओनली लेंस मेकर्स इक्वेशन। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके, चलो एक चैलेंज से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो, ये MHD CT का एक लेजेंडरी ट्रैप क्वेश्चन है। एक कांच का मार्बल है और उसके बिल्कुल सेंटर में एक एयर बबल है। अगर आप बाहर से देखोगे तो वो बबल कहाँ दिखेगा? इसका जवाब सोचो। और यू नो व्हाट, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो पहला सवाल ये उठता है कि मार्बल वाले प्रॉब्लम में हम अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन n वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? बहुत सिंपल है, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सर्फेसेस के लिए था। यहां सरफेस कर्व्ड है, घुमावदार है, तो जब भी ऐसी एक सिंगल कर्व्ड सरफेस आएगी ना, हमें एक नया मास्टर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और ये रहा हमारा मास्टर वेपन। इसको अपने ब्रेन में टैटू करवा लो। n2/v minus n1/u is equal to n2 minus n1/r। बस यही एक फॉर्मूला है जो आपको सिंगल स्फेरिकल सरफेस के हर क्वेश्चन में पार लगाएगा। वो मार्बल वाला क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होगा। चलो इस फॉर्मूले को तोड़ फोड़ के समझते हैं। n1 क्या है? ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब जहां से लाइट की किरण आ रही है, जहां से इंसिडेंट रे स्टार्ट हो रही है। और n2 ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां लाइट जा रही है, जहां रिफ्रैक्टेड रे जाती है, जहां पर ऑब्जर्वर है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल राइट? लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइन कन्वेंशन। इसको ऐसे समझो, लाइट एक कार है जो एक डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप लाइट की डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस नापते हो तो वो पॉजिटिव, और अगर लाइट के अगेंस्ट उल्टा जाते हो तो वो नेगेटिव। एक छोटी सी माइनस साइन की गलती और पूरा आंसर 0। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। चलो अब उस मार्बल वाले ट्रैप को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप। ऑब्जेक्ट कहां है? बबल, जो कि ग्लास के अंदर है, तो n1 हो गया 1.5। ऑब्जर्वर कहां है? हवा में, तो n2 हो गया 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। लाइट बबल से सरफेस की तरफ जाएगी, राइट? लेकिन हम सारे डिस्टेंसेस सरफेस से मेजर करते हैं, तो सरफेस से बबल तक जाने के लिए हमें लाइट के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इसलिए u इज इक्वल टू -r। समझ आया? अब रेडियस ऑफ कर्वेचर r, स्फीयर का सेंटर भी तो लेफ्ट साइड पर है लाइट के अगेंस्ट, इसलिए r भी -r होगा। अब बस वैल्यूज फॉर्मूला में डालो। 1/v minus 1.5 by -r is equal to -1/4 1.5 by -r। इसको सॉल्व करोगे तो v is equal to -r ही आ गया। इसका मतलब इमेज भी सेंटर पर ही बनेगी, ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज b एट द सेंटर। देखा? सिंपल। सो एक सरफेस की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन एक लेंस क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब हम दो ऐसी स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़ देते हैं तो बन जाता है एक लेंस, और इस लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए हम यूज करते हैं अ वेरी फेमस, अ वेरी पावरफुल लेंस मेकर्स इक्वेशन। चलो देखते हैं ये कैसे काम करती है। ये है वो फॉर्मूला जिससे लेंस बनाए जाते हैं। 1/f equals n-1 into 1/r1 minus 1/r2। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां जो n है वो लेंस का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब n लेंस डिवाइडेड बाय n सराउंडिंग। अगर लेंस हवा में है तो n सराउंडिंग 1 होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर लेंस को पानी में डाल दिया तो n की वैल्यू बदल जाएगी और यहीं पे सारा गेम चेंज हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक और हाई यील्ड MCQ देखो। एक ग्लास लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है एयर में। अगर उसको पानी में डाल दिया तो नई फोकल लेंथ क्या होगी? अब इसको हम लेंस मेकर्स इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। पहले एयर के लिए इक्वेशन लिखो, फिर वाटर के लिए।
वाटर में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n ग्लास डिवाइडेड बाय n वाटर, यानी 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, जो कि 9/8 होता है। फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, R1 R2 कैंसिल हो जाएंगे और आपको F वाटर मिल जाएगा। लंबा काम है पर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में इतना टाइम किसके पास है? तो अब टाइम है MSCET सुपर हैक का। इसको बस याद कर लो, जब भी एक स्टैंडर्ड ग्लास लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है को पानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है में डुबोया जाता है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा ऑलवेज 4 टाइम्स हो जाती है। सो F वाटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स F एयर। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 4 × 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स। बिना पेन उठाए ये है असली चीट कोड। ओके, अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। सिंगल लेंस आसान है, लेकिन सीईटी में कई बार मल्टीपल लेंसेज के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चंस आते हैं और इसके लिए हमें एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, पावर ऑफ अ लेंस। चलो इसको भी तोड़ते हैं। लेंस की पावर P सिंपली उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। मतलब P इज इक्वल्स टू 1/f। जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर, उतना ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। लेकिन एग्जामिनर यहाँ एक ट्रैप बिछाता है। पावर का फॉर्मूला तभी और सिर्फ तभी वैलिड है जब फोकल लेंथ मीटर्स में हो। क्वेश्चन में F हमेशा सेंटीमीटर्स में देंगे, तुम्हें उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। भूलना मत, इसकी यूनिट है डायोप्टर। चलो अब एक हेवीवेट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा सवाल जो टॉप रैंकर्स को बाकियों से अलग करता है। इसमें आपको 2 अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। एक लेंस दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, उसके रेडियाई का रेशियो 1/5 है। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन दी है और R1 पूछा है। देख के डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, हम इसको तोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसको 2 स्टेजेस में सॉल्व करना है। स्टेज 1, आपको U और V दिया हुआ है तो आराम से थिन लेंस फॉर्मूला यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u यूज करके पहले फोकल लेंथ f निकाल लो। स्टेज 2, जब f मिल गया तो उसको लेंस मेकर्स इक्वेशन में डालो और R1 के लिए सॉल्व कर दो। सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस। प्रॉब्लम बड़ा दिख रहा है पर अप्रोच सिंपल है। चलो इस एक्सप्लेनर के फाइनल सेक्शन में चलते हैं। यहाँ हम सब कुछ रिकैप करेंगे और मैं आपको एग्जामिनर के दिमाग के अंदर लेके चलूंगा। मैं बताऊंगा कि पेपर सेटर कहाँ ट्रैप सेट करता है। देखो, एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं। यह है सबसे बड़ा, सबसे कॉमन ट्रैप, बाइकॉन्वेक्स लेंस में साइन कन्वेंशन। स्टूडेंट्स जल्दी में R1 और R2 दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। बिल्कुल गलत। देखो, एक बाइकॉन्वेक्स लेंस का पहला सरफेस R1 पॉजिटिव होता है, लेकिन दूसरा सरफेस R2 हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट के अगेंस्ट होता है। तो फॉर्मूला असल में बन जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये गलती कभी मत करना। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आपकी फाइनल रिवीजन शीट। सिंगल सरफेस का मास्टर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स इक्वेशन, पावर का फॉर्मूला और हमारे 2 सुपर हैक्स। पहला, अगर सिमेट्रिक बाइकॉन्वेक्स ग्लास लेंस है तो F इक्वल्स टू R, और दूसरा, एग्जाम से पहले बस इसको एक बार देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो जाएंगे। और हैक याद रखना, ग्लास लेंस पानी में तो फोकल लेंथ 4 गुना। तो ये था हमारा तोड़-फोड़ सेशन ऑन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेज एंड द लेंस मेकर्स इक्वेशन। आई रियली होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से वैल्यू मिली, अगर आपको मजा आया, तो प्लीज इस एक्सप्लेनर को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मैं आपके लिए ही यहाँ हूँ, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको अगला तोड़-फोड़ सेशन किस सब्जेक्ट और किस चैप्टर पर चाहिए। योर विश इज माई कमांड। और इस पूरे सेशन के ब्यूटीफुल PDF नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्री है, जाओ और डाउनलोड कर लो। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका हमारे तोड़-फोड़ जोन में। मैं हूं आपका फिजिक्स दोस्त और आज हम रे ऑप्टिक्स, हाँ वही चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं, द प्रिज्म। ये वो टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही MHT-CT के स्टूडेंट्स के दिमाग में ना एकदम खतरे की घंटी बजने लगती है। पर फिकर नॉट, आज इस टॉपिक का हम इतना डिटेल्ड तोड़-फोड़ करेंगे कि इसके बाद आप बोलोगे, सर प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन ले आओ, हम तैयार हैं। तो चलो रेडी हो जाओ और शुरू करते हैं इसका ऑपरेशन। देखो, मुझे बिल्कुल पता है कि जब आप प्रिज्म, मिनिमम डिविएशन, डिस्पर्जन, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन जैसे शब्दों को सुनते हो ना, तो कैसा लगता है? दिमाग में एकदम कंफ्यूजन का ट्रैफिक जैम हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि यार इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे याद रखेंगे? पर मेरी बात मानो, आज हम इस पूरे ट्रैफिक जैम को क्लियर कर देंगे। हम इस पूरे टॉपिक को ना छोटे छोटे सिंपल पीसेस में तोड़ देंगे। आज के सेशन के बाद आपका सबसे बड़ा डर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है द प्रिज्म। ये वो टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही MHT-CT के स्टूडेंट्स के दिमाग में ना एकदम खतरे की घंटी बजने लगती है। पर फिकर नॉट, आज इस टॉपिक का हम इतना डिटेल्ड तोड़-फोड़ करेंगे कि इसके बाद आप बोलोगे, सर प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन ले आओ, हम तैयार हैं। तो चलो रेडी हो जाओ और शुरू करते हैं इसका ऑपरेशन। देखो, मुझे बिल्कुल पता है कि जब आप प्रिज्म, मिनिमम डिविएशन, डिस्पर्जन, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन जैसे शब्दों को सुनते हो ना, तो कैसा लगता है? दिमाग में एकदम कंफ्यूजन का ट्रैफिक जैम हो जाता है ना।
मिनिमम डिविएशन का सिमेट्री खेल। दोस्तों, ये बात मैं बार बार बोलूंगी, प्रिज्म के आधे से ज्यादा सवाल यानी 50% से ज्यादा क्वेश्चंस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर आते हैं और वो है सिमेट्री। जिस स्टूडेंट ने प्रिज्म के अंदर की सिमेट्री के खेल को समझ लिया ना, उसने समझो MHT CET में अपने 4 मार्क्स पक्के कर लिए। तो आखिर ये सिमेट्री का खेल है क्या? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये मिनिमम डेविएशन चीज क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझो। इमेजिन करो आपके पास एक प्रिज्म है और आप उस पर अलग अलग एंगल्स पर लाइट रे डाल रहे हो, यानी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस I को बदल रहे हो। जब आप I को बदलते हो तो जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, मतलब लाइट कितना बेंड हुई, वो भी बदलता है। शुरू में जब आप I को बढ़ाते हो तो डेल्टा कम होता जाता है, फिर वो एक पॉइंट पर आकर सबसे कम हो जाता है। इसी सबसे कम वैल्यू को हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा M। और अगर आप I को और बढ़ाओगे तो डेल्टा वापस बढ़ने लगता है। इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो एक परफेक्ट U शेप का होता है, और उस U का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वही हमारा सुपर हीरो है, वही है हमारा स्पेशल केस। अब इस स्लाइड पर फोकस करो, इसमें 3 गोल्डन रूल्स लिखे हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको मिनिमम डिविएशन लिखा हुआ दिखे, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। पहला रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ इमर्जेंस E एकदम बराबर हो जाते हैं, मतलब जिस एंगल से लाइट प्रिज्म में घुसी, बिल्कुल उसी एंगल से वो बाहर निकलेगी। परफेक्ट सिमेट्री। दूसरा रूल, प्रिज्म के अंदर जो 2 रिफ्रैक्शन के एंगल्स हैं R1 और R2, वो भी आपस में बराबर हो जाते हैं। और तीसरा, ये MHT CET का सबसे बड़ा सीक्रेट हैक है, जो लाइट रे प्रिज्म के अंदर ट्रैवल कर रही है वो प्रिज्म के बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। ये एक ज्योमेट्रिक क्लू है, एक फोटो वाला हिंट, जिसे देखकर आपको समझ जाना है कि यहाँ मिनिमम डिविएशन का केस है। अब आती है ये मास्टर फॉर्मूला, जो दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। ये है n = sin of a plus delta m by 2 upon sin of a by 2। यहाँ n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a है प्रिज्म का एंगल और डेल्टा m है मिनिमम डेविएशन। इसे आपको याद तो करना है बिल्कुल, लेकिन एक अंदर की बात बताऊं, MHT CET में इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट वैल्यू डाल के सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल्स कम आते हैं। एग्जामिनर आपसे पिछली स्लाइड वाली 3 कंडीशंस पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। सो द पॉइंट इज, उन कंडीशंस को दिल से समझना इस फॉर्मूला को सिर्फ रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है। वही आपका टाइम बचाएंगे। चलो अब हम अपने दूसरे हथियार की तरफ बढ़ते हैं, और ये है डिस्पर्जन। ये वो टॉपिक है जहां व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से गुजरकर अपने 7 रंगों में टूट जाती है, विबजियोर। और ये वो टॉपिक भी है जहां स्टूडेंट्स के मार्क्स भी टूट जाते हैं अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। एग्जामिनर्स यहाँ पर बहुत छोटे छोटे ट्रैप्स बिछाते हैं, पर हमारे पास उस हर ट्रैप को तोड़ने के लिए एक मास्टर की है। चलो देखते हैं। सबसे पहले समझो एंगुलर डिस्पर्जन क्या है। व्हाइट लाइट जब टूटती है तो वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होती है और रेड सबसे कम। तो वायलेट रे और रेड रे के बीच में जो एंगल का फासला होता है ना, जो एंगुलर गैप होता है, उसी को हम एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। सिंपल, इसका फॉर्मूला है डेल्टा V माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू A इंटू NV माइनस NR। यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला में A आ रहा है, यानी प्रिज्म एंगल। इसका मतलब साफ है, एंगुलर डिस्पर्जन प्रिज्म के एंगल A पर डिपेंड करता है। अगर आप मोटा प्रिज्म लोगे जिसका एंगल A ज्यादा है, तो रंगों का फैलाव भी ज्यादा होगा। अब आता है इसका बड़ा भाई, इस टॉपिक का स्टार प्लेयर, जिसका नाम है डिस्पर्सिव पावर। इसे हम ओमेगा यानी ओमेगा से लिखते हैं। ये बेसिकली एक रेशियो है, ऊपर है एंगुलर डिस्पर्जन और नीचे है मीन डिविएशन। जब हम इनके फॉर्मूलाज डालते हैं तो देखो क्या जादू होता है। एंगुलर डिस्पर्जन होता है A इंटू NV माइनस NR और मीन डिविएशन होता है A इंटू NY माइनस 1। यहाँ A ऊपर भी है और नीचे भी, तो A से A कैंसिल हो जाता है। तो क्रूशियल पॉइंट क्या है, डिस्पर्सिव पावर के फाइनल फॉर्मूला में प्रिज्म का एंगल A होता ही नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये है हमारा अल्टीमेट CET रूल, जिसे आपको अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना है। डिस्पर्सिव पावर यानी ओमेगा सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वो क्राउन ग्लास का बना है या फ्लिंट ग्लास का, इस बात पर डिपेंड करता है। लेकिन वो प्रिज्म कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका एंगल 6 डिग्री है या 12 डिग्री, इससे ओमेगा को कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्पर्सिव पावर उस मटेरियल का DNA है, उसका फिंगरप्रिंट है। अगर मटेरियल सेम तो डिस्पर्सिव पावर सेम। दैट्स इट। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी कॉन्सेप्ट पर। इसका नाम है
एक्रोमेटिक लेंसेज, लेकिन मैं इसे प्यार से बुलाता हूँ द परफेक्ट जोड़ी। ये दो लेंसेज की एक ऐसी जोड़ी है, एक ऐसी टीम है जिसे एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। क्या है वो प्रॉब्लम और ये जोड़ी उसे कैसे सॉल्व करती है? लेट्स फाइंड आउट। तो प्रॉब्लम का नाम है क्रोमैटिक एबरेशन, आसान भाषा में रंगों की गड़बड़ी। जब आप एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस से व्हाइट लाइट पास करते हो ना, तो वो लाइट के सारे रंगों को एक जगह फोकस नहीं कर पाता। वायलेट लाइट थोड़ा पहले फोकस हो जाती है, रेड लाइट थोड़ा दूर। इसकी वजह से जो इमेज बनती है वो शार्प नहीं होती, ब्लरी होती है और उसके किनारों पर रंग बिरंगे कलर फ्रिंजेस दिखते हैं, बिल्कुल जैसे आपके फोन का कैमरा अचानक आउट ऑफ फोकस हो जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम परफेक्ट जोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और इस परफेक्ट जोड़ी को बनाने का ये है आसान सा मैथमेटिकल रूल, आसान सी शर्त, जिसे कहते हैं द एक्रोमैटिक कंडीशन। ये कंडीशन है ω1/f1 प्लस ω2/f2 इज इक्वल टू 0। यहाँ ω1 और f1 पहले लेंस का डिस्पर्सिव पावर और फोकल लेंथ है और ω2 और f2 दूसरे लेंस के। कंडीशन कहती है कि इन दोनों टर्म्स का जोड़ यानी सम 0 होना चाहिए। इक्वेशन बहुत सिंपल है, पर इसके पीछे जो लॉजिक है उससे सीईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ओके, चलो इसका लॉजिक तोड़ते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कि डिस्पर्सिव पावर यानी ओमेगा किसी भी मटेरियल के लिए हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। अब आप दिमाग लगाओ, अगर दो टर्म्स हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या उन्हें जोड़कर कभी 0 आ सकता है? कभी नहीं। 2 + 3 तो 5 होता है, 0 नहीं। दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके 0 लाने का एक ही तरीका है, एक टर्म पॉजिटिव हो और दूसरी टर्म नेगेटिव हो। क्योंकि ओमेगा तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब सारा खेल फोकल लेंथ f का है। एक फोकल लेंथ f1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा और दूसरी फोकल लेंथ f2 को नेगेटिव होना पड़ेगा। और यही लॉजिक हमें ले जाता है हमारे अनब्रेकेबल रूल तक। अब सोचो, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है? कॉनकेव लेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि एक अक्रोमैटिक जोड़ी, एक परफेक्ट जोड़ी हमेशा ऑलवेज एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस को मिलाकर ही बन सकती है। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर डायरेक्ट थ्योरेटिकल एमसीक्यू आता है, इसे याद कर लो। चलो भाई, बहुत हो गई थ्योरी, बहुत हो गए कॉन्सेप्ट्स, अब वक्त आ गया है असली मैदान जंग में उतरने का। अब हम देखेंगे कि जो 3 हथियार हमने अभी सीखे हैं वो MHT-CT के रियल क्वेश्चंस पर काम करते हैं या नहीं। अपनी सारी नॉलेज को इकट्ठा कर लो, लेट्स स्टार्ट दी MCQ बैटल। और ये रहा हमारा पहला चैलेंजर, MCQ चैलेंज नंबर 1। क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ना है, गलती मत करना। क्वेश्चन कहता है, एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 6 डिग्री है और उसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है। अब हमने एक दूसरा प्रिज्म बनाया, मटेरियल सेम है, क्राउन ग्लास, लेकिन इस बार एंगल डबल कर दिया यानी 12 डिग्री। तो इस नए प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर कितनी होगी? ऑप्शंस हैं, ए है 2 ओमेगा, बी है ω/2, सी है ओमेगा या डी है 4 ओमेगा। चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। ओके, आओ इसकी तोड़फोड़ करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढो। हमसे क्या पूछा गया है? डिस्पर्सिव पावर। स्टेप 2, जैसे ये वर्ड दिखा, दिमाग में आना चाहिए द अल्टीमेट CET रूल। डिस्पर्सिव पावर किस चीज पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर। स्टेप 3, अब क्वेश्चन को एनालाइज करो। पहला प्रिज्म किसका था? क्राउन ग्लास। दूसरा प्रिज्म किसका है? वो भी क्राउन ग्लास है। मटेरियल तो सेम है, एग्जामिनर ने बदला क्या? सिर्फ एंगल। स्टेप 4, तो रिजल्ट क्या निकला? अगर मटेरियल सेम है तो एंगल बदलने से डिस्पर्सिव पावर नहीं बदलेगी, इट विल रिमेन द सेम। आंसर लॉक करो। करेक्ट ऑप्शन है सी, ओमेगा। देखा, एग्जामिनर ने एंगल को 6 से 12 करके एक जाल बिछाया था कि शायद स्टूडेंट 2 ओमेगा पर टिक कर दे, लेकिन हम उस जाल में नहीं फंसे क्योंकि हमें रूल पता था। अगर आपको रूल पता है तो ये फ्री के बोनस मार्क्स हैं, इजी मार्क्स। शानदार। चलो इसी एनर्जी को बनाए रखते हैं। ये रहा आपके सामने MCQ चैलेंज नंबर 2। रेडी? क्वेश्चन है, क्रोमैटिक एबरेशन को पूरी तरह हटाने के लिए एक डिजाइनर ने एक एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन यूज करने का फैसला किया। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यानी कौन सी जोड़ी बनाना जरूरी है? ए, दोनों कॉन्वेक्स, बी, दोनों सेम ग्लास के बने हो, सी, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव, या डी, दोनों कॉनकेव। चलो इसकी भी तोड़फोड़ करें। स्टेप 1, कीवर्ड क्या है? एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। स्टेप 2, जैसे ही ये सुना दिमाग में उसकी शर्त आनी चाहिए। शर्त क्या थी? ω1/f1 प्लस ω2/f2 इज इक्वल टू 0। स्टेप 3, इस शर्त के पीछे का लॉजिक क्या था कि ओमेगा हमेशा पॉजिटिव होता है। स्टेप 4, तो इक्वेशन को 0 करने के लिए दोनों फोकल लेंस f1 और f2
को ऑपोजिट साइन का होना पड़ेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी? कॉनकेव लेंस की। कंक्लूजन बिल्कुल साफ है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है सी, 1 कॉन्वेक्स एंड 1 कॉनकेव, हमारी परफेक्ट जोड़ी। देखा, जो अनब्रेकेबल रूल हमने पढ़ा था उस पर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। थ्योरी को अच्छे से समझने का यही फायदा है। जबरदस्त, 2 में से 2 सही, ये हुई ना बात। अब आखिरी चैलेंज। ये क्वेश्चन हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिमेट्री खेल से आ रहा है। लेट्स डू दिस। क्वेश्चन कहता है एक लाइट रे एक इक्विलैटरल प्रिज्म से गुजर रही है। कंडीशन दी हुई है मिनिमम डेविएशन की। तो इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट हमेशा 100% सच होगा? ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। बी, प्रिज्म के अंदर वाली रिफ्रैक्टेड रे उसके बेस के पैरेलल है। सी, एंगल ऑफ इमर्जेंस इंसिडेंस से बड़ा है। या डी, रे दूसरी सरफेस को छूकर निकल रही है। ओके, द फाइनल टेक डाउन। स्टेप 1, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? मिनिमम डेविएशन। स्टेप 2, जैसे ही ये वर्ड दिखा दिमाग में आना चाहिए सिमेट्री खेल। स्टेप 3, इस सिमेट्री की कंडीशंस क्या क्या थी याद करो। पहली, I = E, इससे ऑप्शन सी तो गलत हो गया। दूसरी, R1 = R2। स्टेप 4, और इन दोनों कंडीशंस का ज्योमेट्रिक रिजल्ट क्या था? वो सीक्रेट हैक याद है कि जो रे प्रिज्म के अंदर जाती है वो बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। ये सिमेट्री का विजुअल प्रूफ है। और इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज बी, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस। बिल्कुल साफ। हमने जो 3 गोल्डन रूल्स सीखे थे उनमें से एक पर डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर, सिमेट्री विंस द गेम। बहुत खूब, हमने तीनों क्वेश्चंस को सक्सेसफुली तोड़ दिया। लेकिन एग्जाम हॉल में सिर्फ कॉन्सेप्ट आना ही काफी नहीं होता, आपको एग्जामिनर के बिछाए हुए जाल से, उसके ट्रैप से बचना भी आना चाहिए। अब मैं आपको इस चैप्टर के 3 सबसे कॉमन ट्रैप्स बताऊंगा जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। चलो दुश्मन की चालों को समझें। ट्रैप नंबर 1, द मीन कलर। जब हम डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला लिखते हैं तो नीचे y आता है ना? y मतलब येलो कलर। स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो मेन वर्ड का मतलब समझता है एवरेज, और वो रेड और वायलेट की वेवलेंथ का एवरेज निकालने लगता है। ये गलत है। द फिक्स इज, ऑप्टिक्स में बाय कन्वेंशन मीन कलर हमेशा येलो को ही माना जाता है, तो आपको हमेशा येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही यूज करना है। ट्रैप नंबर 2, पावर वर्सेस डिस्पर्जन। ये दोनों नाम सुनने में इतने एक जैसे लगते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर, कि स्टूडेंट जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाता है। द फिक्स इज, क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ो, हमेशा याद रखो एंगुलर डिस्पर्जन में एंगल ए आता है तो वो ए पर डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्पर्सिव पावर यानी ओमेगा के फॉर्मूला में ए कैंसिल हो जाता है तो वो एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। ये छोटा सा फर्क आपके 4 मार्क्स बचा सकता है। और आखिरी और सबसे बड़ा ट्रैप, ट्रैप नंबर 3, द सिमेट्री रूल। मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस I = E, R1 = R2 ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स उन्हें हर प्रिज्म के क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। द फिक्स इज, हमेशा कंडीशन चेक करो। ये जो परफेक्ट सिमेट्री है ये एक VIP ट्रीटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम डेविएशन के केस में मिलता है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा तो I और E बराबर नहीं होंगे, इस बात को याद रखना। और इस सेशन को खत्म करने से पहले ये रही आपके एग्जाम के लिए चीट शीट। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में लिख लो। इसमें इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक ही जगह पर हैं। एग्जाम से एक दिन पहले क्विक रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। प्रिज्म फॉर्मूला, मिनिमम डेविएशन की सारी कंडीशंस, थिन प्रिज्म का फॉर्मूला, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर और एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, सब कुछ एक ही जगह। तो ये था हमारा रे ऑप्टिक्स पार्ट 5 प्रिज्म का डिटेल तोड़ फोड़ सेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको प्रिज्म का हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस तरह पढ़ने में मजा आया और अगर ये एक्सप्लेनर आपके काम का था तो इस वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो जिनको इस चैप्टर से डर लगता है। और हाँ, सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कोई भी फ्यूचर सेशन मिस ना करो। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए जिसकी हम ऐसी ही तोड़फोड़ करें, मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताओ। और हाँ, इस चैप्टर के PDF नोट्स और सारा स्टडी मटेरियल आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एक्सप्लेनर में, तब तक पढ़ते रहो और तोड़फोड़ मचाते रहो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम 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 टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ आवर रे ऑप्टिक्स सीरीज। हाँ जी, ये है पार्ट 6 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और MHT CT मास्टर क्लास का ये आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है।
पिछले 5 पार्ट्स में हमने सारी थ्योरी को एकदम मास्टर कर लिया है और आज हम उस थ्योरी को असली रियल वर्ल्ड डिवाइसेस में अप्लाई करने वाले हैं। सो तैयार हो जा? तो चलो आ जाओ सबके सब हमारे तोड़ फोड़ जोन में। देखो ये जो टॉपिक है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है, अजीबोगरीब फॉर्मूलाज दिखते हैं, पर मेरी बात मानो ये बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है। MHT CET में इससे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज हम इसकी ऐसी की तैसी करेंगे, इसको पूरा तोड़ फोड़ देंगे। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। सुन ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास हो या एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर एक बड़ा सा टेलीस्कोप, ये सब एक ही सीक्रेट प्रिंसिपल पर काम करते हैं, चीजों को बड़ा दिखाना। पर ये बड़ा दिखने का असली मतलब क्या है भाई? तो सबसे पहले हम उस कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, विजुअल एंगल, जिसको हम अल्फा बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आंख पर जो एंगल बनाता है, बस वही है विजुअल एंगल। ये एंगल जितना बड़ा होगा ना, ऑब्जेक्ट आपको उतना ही बड़ा दिखेगा। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। दूर खड़ी हुई एक कार कितनी छोटी दिखती है और जैसे जैसे वो पास आती है बड़ी दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि पास आने पर उसका विजुअल एंगल बढ़ जाता है। सिंपल। अब आते हैं मैग्नीफाइंग पावर यानी एम पर। देखो, एम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा हो गया है। नहीं, इसका असली मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट यूज करने पर ऑब्जेक्ट आपकी आंख को कितना गुना बड़ा दिख रहा है। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। ये एक रेशियो है, एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बीटा बोलेंगे, डिवाइडेड बाय द एंगल विदाउट इट यानी अल्फा, जब ऑब्जेक्ट डी पर रखा हो। सो द की फॉर्मूला टू रिमेंबर इज m इक्वल्स बीटा अपॉन अल्फा। और ये MHT CET का सबसे बड़ा ट्रैप है दोस्तों। इस स्लाइड पर एक्स्ट्रा फोकस करना। एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कैपिटल M और लैटरल मैग्निफिकेशन यानी स्मॉल m, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कैपिटल M है कि चीज कितनी बड़ी दिख रही है, जो हमने अभी पढ़ा, और स्मॉल m है V/U यानी इमेज का एक्चुअल साइज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। एग्जामिनर आपको इन दोनों में कंफ्यूज करेगा ही करेगा, गारंटीड। ये दोनों सेम नहीं है, इसको बाय हार्ट कर लो, इस पे डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा तोड़ फोड़ गॉन्टलेट लेवल 1 से, द सिंपल माइक्रोस्कोप। अरे ये और कुछ नहीं, हम सबका प्यारा हम्बल मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब इसमें 2 मोड्स होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। पहला है मैक्स पावर। इसमें आप आंख पर थोड़ा स्ट्रेस डालते हो, जिसे कहते हैं स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। इसमें फाइनल इमेज बनती है डी पर यानी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे। और दूसरा मोड है मिन पावर। इसमें आपकी आंख एकदम रिलैक्स्ड होती है और फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। और ये रहे वो 2 मास्टर फॉर्मूलाज जिनके बिना एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। जब आंख स्ट्रेन है और इमेज डी पर बन रही है तो m होता है 1 + d/f, और जब आंख रिलैक्स्ड है, इमेज इन्फिनिटी पर है, तो m होता है सिंपली d/f। इन दोनों फॉर्मूलाज पर बेस्ड एक रेंज वाला क्वेश्चन MHT CET का फेवरेट है, जो हम आगे सॉल्व भी करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपके बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। लेवल 1 कंप्लीट। चलो अब करते हैं लेवल अप, द कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। जब चीजें इतनी छोटी हों कि मैग्नीफाइंग ग्लास से काम ना चले, तब हम इसका यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो, इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास होता है और एक आईपीस जो आंख के पास होता है। और एक की डिजाइन पॉइंट याद रखो, इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, उसकी फोकल लेंथ और एपर्चर दोनों बहुत छोटे होते हैं। क्यों? सोचो। सिंपल है, क्योंकि हम बहुत ही छोटी और पास रखी हुई चीज को देख रहे हैं। इसकी टोटल मैग्नीफाइंग पावर यानी कैपिटल M निकालने के लिए हम ऑब्जेक्टिव की लैटरल मैग्निफिकेशन यानी MO को आई पीस की एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी ME से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है ना स्मॉल m और कैपिटल M का फर्क? यहाँ दोनों यूज हो रहे हैं। होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव एक रियल, इन्वर्टेड और थोड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। फिर वो इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और आई पीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह उस इमेज को और मैग्नीफाई कर देता है। इसलिए टोटल मैग्निफिकेशन इनका प्रोडक्ट होता है। और ट्यूब लेंथ मतलब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है L = VO + UE। बस इन्हीं 2 फॉर्मूलाज से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अब दारी है फाइनल बॉस की, द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूर सितारों को, प्लैनेट्स को देखने के लिए इसका डिजाइन है ना, माइक्रोस्कोप से बिल्कुल उल्टा होता है, एकदम ऑपोजिट। यहाँ स्ट्रक्चर देखो, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर दोनों बहुत बड़े होते हैं। सोचो क्यों? क्योंकि स्टार्स बहुत बहुत दूर हैं और उनसे बहुत कम लाइट आती है।
तो उस हल्की सी लाइट को गैदर करने के लिए हमें एक बड़ा सा बकेट चाहिए, और वो बकेट है हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसके फॉर्मूलाज तो सबसे आसान है, पर एक शर्त है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। टेलीस्कोप के केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट का हमेशा एक ही मतलब होता है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। और जब ऐसा होता है तो मैग्नीफाइंग पावर सीधा हो जाता है m=FO/FE, और ट्यूब लेंथ हो जाता है L=FO+FE। बस इतना ही। कितना सिंपल है ना। चलो, थ्योरी हो गई, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब असली तोड़ फोड़ शुरू होगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उससे MHT CET के क्वेश्चंस कैसे सेकंड्स में फोड़ते हैं, चलो देखते हैं। गेट योर पेन एंड पेपर रेडी, लेट्स गो। ओके, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक वॉचमेकर 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहा है। D है 25 सेंटीमीटर्स, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर की रेंज क्या होगी? चलो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो एक बार। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। चलो देखते हैं। हमसे रेंज पूछी है। रेंज मतलब मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। तो स्टेप 1, मिनिमम पावर निकालो। फॉर्मूला क्या था? Mmin = D/F। वैल्यूज डालो। 25/5 ये हुआ 5। स्टेप 2, मैक्सिमम पावर निकालो। फॉर्मूला क्या था? Mmax = 1 + D/F। वैल्यूज डालो। 1 + 5 ये हुआ 6। तो रेंज क्या हुई? 5 से 6। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ट्यूब लेंथ 105 सेंटीमीटर है। मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी? सवाल सॉल्व करने से पहले उस कीवर्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट पर फोकस करो। वही इस क्वेश्चन की चाबी है। देखा, कीवर्ड ने काम कर दिया। जैसे ही हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट पढ़ा, हमें पता चल गया कि ट्यूब लेंथ L सीधा होता है FO+FE। वैल्यू डालो। 105 = 100 + FE। सिंपल मैथ्स। FE आ गया 5 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी सिंपल है, M = FO/FE। तो 100 / 5, आंसर आ गया 20। करेक्ट ऑप्शन इज A। दैट्स इट। चलो आखिरी MCQ देखते हैं। ये प्योर कॉन्सेप्ट चेक है, नो कैलकुलेशन। एक हाई पावर और हाई लाइट गैदरिंग कैपेसिटी वाला टेलीस्कोप डिजाइन करना है तो इंजीनियर को क्या सिलेक्ट करना चाहिए? इसको सॉल्व करने का एक जबरदस्त शॉर्टकट निमोनिक है, हमेशा काम आएगा। सुनो ध्यान से। टेलीस्कोप्स लुक एट ह्यूज थिंग्स, सो द फ्रंट लेंस यानी ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ह्यूज। ह्यूज मतलब लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज एपर्चर। और माइक्रोस्कोप्स लुक एट टाइनी थिंग्स, सो द फ्रंट लेंस मस्ट बी टाइनी। इस हिसाब से हाई पावर टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और एपर्चर दोनों बड़े होने चाहिए, और आईपीस का फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए, ताकि M = FO/FE मैक्सिमम हो। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। बहुत बढ़िया, क्वेश्चंस तो सॉल्व हो गए। लेकिन अब हम उस जगह चलते हैं जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अपने मार्क्स गंवाते हैं। चलो MHT CET के इन एग्जाम ट्रैप्स को डिफ्यूज करते हैं। पहला ट्रैप तो M वर्सेस M का है, जो हम कवर कर चुके हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड को लेके। स्टूडेंट्स को लगता है इसका मतलब हमेशा इमेज एट इन्फिनिटी होता है। रॉन्ग। ये बात टेलीस्कोप के लिए बिल्कुल सही है, पर माइक्रोस्कोप के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब अक्सर इमेज एट D होता है, यानी मैक्स पावर। ये इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक कन्वेंशन है, इसको स्टार मार्क करके नोट कर लो। और ये रहा हमारा फाइनल समरी, मास्टर फॉर्मूला चीट शीट। इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी। एग्जाम से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए ये आपका ब्रह्मास्त्र है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सबके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक ही जगह पर हैं। इसको अपने फॉर्मूला शीट में जरूर ऐड कर लेना। एंड मिशन अकॉम्प्लिश्ड। हमने रे ऑप्टिक्स चैप्टर 6 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया है। आई होप आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ, तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि अगला कौन सा सब्जेक्ट और चैप्टर आप चाहते हैं कि हम कवर करें। इस सेशन की PDF नोट्स और स्टडी मटेरियल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक कीप